ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। 1 डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, क्या 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे शेरा वाली माँ। 3 डजन हो गया ना, तो फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा ना यार। क्या विश्व में कोई धर्म लाजवंती यानी छुई मुई का पौधा है? तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। जो किसी पत्रिका में छपे अटपटे कार्टून या किसी फिल्म के कारण उस पर संकट पैदा हो जाएगा। फ्रांस में शार्ली एब्दो पत्रिका पर हमला हो या हिंदुस्तान में बनी फिल्म पीके, आखिर क्यों हो जाते हैं हमारे सभ्य समाज के नागरिक धर्म के नाम पर इतने उन्मादी? बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूँ भगवान। आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है। कौनो बोलता है सोमवार को फास्ट करो, तो कौनो बोलता है मंगल को, कौनो बोलता है सूरज डूबने से पहले भोजन कर लो, तो कौनो बोलता है कि सूरज डूबने के बाद रोजा तोड़ो, कौनो बोलता है गैया की पूजा करो, तो कौनो बोलता है उसका बलिदान करो, कौनो बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ, तो कौनो बोलता है कि बूट पहन के चर्च में। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। इसी पर होगी बातचीत महिला मंच में। शहर की प्रबुद्ध महिलाओं के साथ धर्म के नाम पर पागलपन क्यों? नमस्कार, नए साल की शुभकामनाओं के साथ ताज न्यूज के महिला मंच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू सिंह। दर्शकों, जैसे कि हर बार हम अपने इस प्रोग्राम में वो मुद्दे उठाते हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्याओं से जुड़े होते हैं। महिलाएं सफ़र कर रही होती हैं, महिलाओं को परेशानी होती है और वो इस मंच पर आकर अपनी आवाज़ उठाती हैं, वो राय देती हैं कि आखिर कहाँ चूक हो रही है, कहाँ हम उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं जहाँ पर महिलाओं की पकड़ होनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है, इसलिए आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, आज किसी पर कोई कटाक्ष नहीं होगा, आज किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे। लेकिन दोस्तों, कुछ नए इरादे, कुछ नए संकल्प हमारे भी हैं, कुछ नई चीजें हमने भी सोची हैं, कुछ नया जोश हमारे अंदर भी है, कुछ नई उमंग हमारे साथ भी है। इसीलिए आज हम नए इरादा, नया जोश, नया साल इस प्रोग्राम में अपने साथ जो स्टूडियो में गेस्ट बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनसे मुलाकात करवाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि साल 2014 में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, जो प्राकृतिक आपदा आई, जो धर्म के विवादित ठेकेदार सामने आए और जो महिलाओं के साथ एसिड अटैक के रूप में उनकी आत्मा पर प्रहार किया गया, हमारे साथ बैठी ये महिलाएं इन बातों पर ज़रूर बोलेंगी, खुलकर बोलेंगी और अपने विचार रखेंगी। नया साल, नए इरादे। स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगी। मेरे साथ बैठी हैं वत्सला प्रभाकर जी, स्वागत है आपका। शहर का जाना माना चेहरा है, सभी लोग जानते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे आगे डॉक्टर वत्सला प्रभाकर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दूसरी जो हमारे साथ बैठी हैं, कवित्री हैं, चेहरे से भी बहुत सौम्य और अगर आप आवाज़ अभी सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि वाकई आप कवित्री हैं, श्रुति सिन्हा जी, स्वागत है श्रुति जी आपका। तीसरी जो हमारे साथ साथी बैठी हैं, इंदिरा शर्मा जी, तेज तर्रार सामाजिक कार्यकर्ता, स्वागत है इंदिरा जी आपका। और बहुत सीधी सी और बहुत कम बोलने वाली रजनी शर्मा हमारे साथ हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका। शुरुआत करूंगी मैं वत्सला जी से, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहीं से जब शुरुआत करूंगी तो जब आगे प्रोग्राम बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से श्रुति जी और इंदिरा जी और रजनी जी सब मिलकर एक ही बात कहेंगी कि नहीं, महिलाओं में भी कुछ कमी है, उन्हें अपने इरादे ज़रूर पक्के करने चाहिए, कहीं ना कहीं वो फिसलती हैं। क्या सच में ऐसा है? सबसे पहला सवाल अपने ऊपर ही करवा लिया आपने। ये बात बिल्कुल सही है कि महिला अपने अंदर भी झांक के अगर देखे तो बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे अंदर है। उसमें से सबसे बड़ी कमी होती है एक दूसरी औरत का दुश्मन होना। उस अपने अंदर की इस कमी को निकाल ले तो शायद औरत से बढ़िया कोई दूसरी प्रकृति के द्वारा बनाई गई रचना है ही नहीं। वत्सला जी का कहना है कि अपने ऊपर ही कटाक्ष कर लिया है उन्होंने, खैर इस बार किसी पुरुष समाज पे नहीं है। वो कहती हैं कि महिलाओं में जो कमी है वो सबसे ज़्यादा ये है कि वो जलन की बहुत ज़्यादा भावना रखती हैं। क्या कहेंगी श्रुति जी, साल 2014 में आप किस किस से जली?
मैं तो खैर नहीं जली, लेकिन हाँ मुझसे जलने वाले बहुत लोग हुए। क्योंकि साल 2014 में मुझे कुछ पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय स्तर के भी और प्रादेशिक स्तर के। तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, पुरुष वर्ग ने तो साथ दिया, लेकिन हाँ महिला वर्ग जो है वो काफ़ी मेरे अगेंस्ट भी हुआ। तो जलन तो है वाकई, अगर महिला की दुश्मन है, पुरुष उस समय उनका दुश्मन नहीं था, महिला ही महिला की दुश्मन हो जाती है। मैं भी विभिन्न मंचों से जुड़ी हुई हूँ, तो ये मुझे एहसास हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें जो जलन लगती हो वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, आगे निकलने की चाह जैसे गेम्स में होती है? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मीनू जी अगर होती है तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाती है। हमारी छठी इंद्रिय इतनी शक्तिशाली, कहते हैं ना कि नारी को एक ईश्वरीय देन है कि उसकी छठी इंद्रिय जो है अत्यधिक शक्तिशाली होती है। हम कुछ भी बुरा हो रहा है या कुछ हो रहा है या होने वाला है, हम तुरंत भाप लेते हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग की तरफ से हो, महिला वर्ग की तरफ से, कुछ भी हो रहा हो। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक अलग चीज है और जलन, डाह, ईर्ष्या वो अलग चीज हो जाती है। क्या कहेंगी रजनी जी आप? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हमें नए साल में ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि भाई वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, उनकी एजुकेशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक वुमेन को आज के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी जलन वलन रखने से कोई फायदा नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ है। बस आप अपने आप को कैसे आगे निकलना है उस चीज़ के लिए ध्यान रखिए। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, पर ये है कि आप अगर अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने गोल पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आत्मविश्वास ज़रूरी है। इंदिरा जी, ऐसा लगता है कि महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है? नहीं, आत्मविश्वास की तो कमी होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन हर महिला में नहीं होती है। ये भी मानना पड़ेगा कि हर महिला में नहीं होती है। कहीं कॉन्फिडेंस किसी महिला में पूरा होता है, वो आगे बढ़ती है, लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है वहीं एक जलन उत्पन्न होती है, ये आगे कैसे बढ़े, इसने अच्छा कार्य क्यों करा, अरे कराए, हम नहीं कर सकते, लेकिन वो करना चाहते। ये तो लड़कों में, पुरुषों में भी होती है ऐसा? नहीं, महिलाओं में ज्यादा होती है। अगर जैसे देखा जाए ना, महिलाओं में कुछ गुण ज्यादा होते हैं। इस प्रकार ये बात मानी जाएगी, महिला की उन्नति देख के थोड़ा फील तो करती है अपने में कि मेरे को ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्या मेरे में कमी है, मैं भी काबिल हूँ, मैं भी पढ़ी हूँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो उस चीज को प्रेरणा के तौर पे ले रही हो, हमें लग रहा हो कि ये जेलसी है। क्यों? प्रेरणा के तौर पे लेना एक अलग, जैसे अभी बताया कि हमारी इंद्रिय इतनी सशक्त होती है कि हमें पता चल जाता है। अगर प्रेरणा के तौर पे ले रहे हैं तो बात दूसरी है, लेकिन ये जलन, द्वेष भावना है जिसकी वजह से एक सास और नंद मिलकर घर की भाभी को जला देते हैं। यहाँ कौन सी प्रेरणा ली जा रही है, किस बात की प्रेरणा ली जा रही है इस तरह की घटनाओं से? तो ये क्या है, कभी सुना है आपने कि भाभी और देवर में लड़ाई चल रही है, भाभी और मतलब बहू और जेठ में लड़ाई चल रही? नहीं, हमेशा नंद और भाभी में लड़ाई चल रही है, सास और बहू में लड़ाई चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ प्रेरणा नहीं ली जा रही है, यहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति मन में एक मैल है, कहीं ना कहीं एक मैल है, क्योंकि जो पीढ़ियों से चला आ रहा है कि अच्छा, सास बचपन से दिमाग में डाला जाता है, सास तुम्हारी ऐसी होगी, क्यों होगी, माँ भी तो हो सकती है वो हमारी। इंदिरा जी, मुझे ऐसा लगता है जो अभी वत्सला जी ने कहा कि देवर और भाभी में कभी लड़ाई नहीं होती है, बहू और जेठ में नहीं होती सिर्फ महिलाओं घर में जो महिलाएं मौजूद होती हैं, उपलब्ध होती हैं उनमें। तो ऐसा भी तो होता है कि पुरुषों को अपना अधिकार जमाने के लिए बाहर का क्षेत्र बहुत होता है, क्योंकि महिलाएं सीमित घर में होती हैं। घर की ही अगर बात करी जाए तो उनका सीमित दायरा होता है और उनको भी ये लगता है कि हम भी किसी पे हुक्म चलाएं, हम भी अफसर बने। तो ये हर एक के मन में होती है अफसरशाही बनने की। अब जैसे मैं भी अपने ऑफिस में अगर काम करती हूँ, मुझे भी लगता है मेरा भी कोई कहना माने, मैं भी किसी पे डांटूं। जैसे मैं अपने बॉस को देखती हूँ, अगर वो डांटते हैं तो ये तो मतलब ये महिला पुरुष से ना जोड़ करके ऐसे जोड़ा जाए कि हर इंसान में ये आदत होती है कि उसका भी कोई कहना माने। नहीं, कहना मानने वाली बात दूसरी होती है। अब ये जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि सास बहू में लड़ाई होती है, नंद भाभी में होती है, ये क्यों होती है? इच्छा पूरी ना होने पे हम अपेक्षा रखते हैं ज्यादा। रियलिस्ट तो बाप बेटा में भी नहीं, सुनिए मैडम, ऐसा होता है जहाँ किसी से ज्यादा उम्मीद करें। अब जैसे कि अभी कहा कि बहू को जला दिया जाता है, अगर जो बच्ची बहू के रूप में आई है, वो कल बेटी थी ना, मम्मी को उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, उन्हें मालूम था कि ये जानी है, लेकिन वो आने तो सास को, नंद को अपेक्षा हुई, इससे हमें ये करना है, तुम्हें ऐसा करना है। क्यों करना है? हम भी कर सकते हैं, तुम भी करना है, और नहीं करना है तो उसे समझाया जाए तो इस तरह का ना हो। लेकिन ये तो द्वेष की बात उठ करके आई और चल दी बहुत दूर तक।
सास बहू के बीच में आ गई, लेकिन हम नए साल पर नए इरादों की बात कर रहे हैं। पूछेंगे वत्सला जी से कि इस साल 2015 में क्या सोचा है उन्होंने महिलाओं के लिए, अपनी संस्था के द्वारा, अपने सामाजिक कार्य के माध्यम से क्या नया करना चाहती हैं अपने शहर के लिए? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, सबसे बड़ी चीज तो ईश्वर से ये प्रार्थना है, और उससे भी पहले ताज परिवार को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कि वो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है। महिला मंच हम सबको यहाँ बुलाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी संस्था हमेशा से महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए काम करती आई है। मेरे लिए विभाजन नहीं हुआ है कि पुरुष है कि महिला है। मेरी तरफ से सिर्फ इतनी ही कोशिश रहेगी कि जिस किसी को मेरी ज़रूरत है, एक आवाज़ पे अगर मैं उसके वहाँ पहुँच जाती हूँ, उसकी किसी भी रूप में मदद कर सकती हूँ, तो शायद मेरे लिए 2015 सबसे अच्छा साल रहेगा। नए साल में नए इरादों के साथ वत्सला जी चाहती हैं कि हर उस व्यक्ति तक अपनी आवाज़ पहुंचाना जो ज़रूरतमंद है। किस तरह की ज़रूरत? जैसे ज़रूरत, मान लीजिए कोई लड़की परेशान है, जैसे मेरे पास चीजें आती हैं, आजकल लड़कियां कम, पुरुष ज्यादा परेशान आते हैं, रोते हुए आते हैं अपनी बात को कहने के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आखिर जब पुरुष पीड़ित है तो उसकी बात कौन सुनेगा। तो उसके लिए वत्सला प्रभाकर और उसकी महिला शांति सेना है, बिल्कुल खुल के मेरे पास आइए, अपनी पीड़ा को बताइए। बहुत खूब जी। यानी कि महिला मंच में अब पुरुषों को भी अपनी आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, आप भी अपनी आवाज, क्योंकि तकलीफ होती है, चाहे वो पुरुष की हो चाहे नारी, वो किसी वर्ग से विभाजित नहीं हो सकती है, क्योंकि तकलीफ हमेशा तकलीफ। वत्सला जी, अभी आज के अखबार में पढ़ने को मिला कि एक महिला जो अपने बीमार पेरेंट्स के लिए एक केमिस्ट की शॉप से लेकर जा रही थी, और उस मामले में समाजवादी पार्टी का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने भी कोई मदद के लिए हाथ पैर नहीं उठाए हैं। क्या कहेंगी आप इस बारे में? आखिर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हमारे शहर में ही क्यों देखने को मिलती है? हमारे शहर में नहीं मीनू जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश की हालत हो चुकी है। जैसे कि आज पता चला बदायूं में एक कोई मऊझार जगह है जहाँ पे एक लड़की के साथ जो रिपोर्ट कराने आई थी किसी की, और उसका वहां पे सामूहिक उसके साथ गैंगरेप किया गया, जो पुलिस वालों ने ही किया। तो जो हमारे रक्षक हैं वही अगर भक्षक बन जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। यूपी की स्थिति खराब हो चुकी है। महिलाओं को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अपनी रक्षा खुद स्वयं करनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, बिल्कुल भूल जाए कि हमारे लिए पुलिस आएगी, हमारे लिए कानून आएगा, भूल जाए उन चीजों को। और ये भी भूल जाए कि लोग क्या कहेंगे कि तुम लड़की हो कि ये काम कर रही हो, भूल जाइए सारी चीजें। अब आपको लड़कों को भी बहुत पीछे छोड़ना है, बहुत आगे निकलना है। महिलाओं के लिए जो ब्लैक कैट बनी हुई है, उससे मदद मिल सकती है? कहाँ मिल रही है मिलने को? तो अब हिम्मत जैसी चीजें बनी है दिल्ली में, देखेंगे कितनी होती है या कितने रेप केस बच जाते हैं। इस बारे में एक बात मैं बोलूं आपको मीनू जी, कि अभी मैं साउथ घूम के आई, तमिलनाडु और केरल पूरा, तो मैंने वहाँ देखा, देखिएगा शिक्षित होना कितना बड़ी चीज है। मैंने वहाँ जाके अनुभव की, शिक्षा कितना बड़ा हथियार है। केरल में 100% शिक्षा है। वहाँ कई लोगों से मैंने बातचीत की, मुझे अपना यात्रा वृत्तांत वगैरह कुछ लिखना था, तो इस संदर्भ में मैंने कई लोगों से और समाज के कई वर्गों से बात की। तो वहाँ पे सबने ये कहा कि 10+2 एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, सरकार की तरफ से, चर्च की तरफ से, चाहे वो बोर्ड CBSE हो, ICSE बोर्ड हो या केरल बोर्ड हो, सब फ्री है। तो यहाँ पे 12th तक तो सब पढ़े ही लिखे हैं। उसके बाद कॉलेज में आपसे पैसा लिया जाता है, लेकिन कॉलेज में भी 95% एजुकेशन है, लोग एजुकेटेड हैं। तो वहाँ शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है। तो वहाँ पे मैंने देखा बलात्कार, ईव टीजिंग और क्राइम ग्राफ बहुत कम है, बहुत ही कम। और यूपी में देख लीजिए, यूपी का नाम आते कि कहाँ से आप? यूपी, अच्छा वहाँ के लोग तो गुंडा होता है ना। मैंने कहा नहीं, सब नहीं होते हैं। आपको बोलना चाहिए ताजमहल यूपी नहीं, वो सब जानते हैं, लेकिन उनको ये था कि वहाँ पे क्राइम कितना अच्छा, वहाँ के लोग तो ज्यादातर गुंडे होते हैं। आप ये देखिए यूपी की कितनी शर्मनाक स्थिति है। मुझे इतनी शर्म आई कि मैं उस श्रुति जी, आपको कहना चाहिए था विदेशों से घूमने आते हैं यूपी, और वो भी आगरा जैसे शहर। बात दूसरी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे ना कि ताजमहल आगरा में है तो वो पूछेंगे किसका है, वक्फ बोर्ड का है कि किसी और का है, कि शिक्षा कितना बड़ा हथियार है। मैंने वहाँ जाके महसूस किया कि वाकई अगर हम यहाँ शिक्षित करें लोगों को, तो ये जो क्राइम ग्राफ है वाकई हमारा कम हो जाएगा। और वत्सला जी ने कहा जो ये तमाम तरह के एसिड अटैक्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, वो सब क्योंकि महिलाओं की इज्जत ही नहीं उनकी नजर में, वो एक चीज बन के रह गई है। तो क्या इज्जत करेगी? आपने कहा शिक्षा जब होगी तो महिलाओं की इज्जत हो जाएगी। इंदिरा जी, ऐसा होता है क्या कि शिक्षा ना होगी तो अगर शिक्षित होंगे तो अपराध कम होंगे? ये बात अगर ऐसा होता
अगर ऐसा होता तो जो समाज में शिक्षित महिलाओं के साथ मानसिक उत्पीड़न हो रहा है वो नहीं, लेकिन शिक्षित महिलाओं के साथ हो रहा है, आज शिक्षित लोग कर रहे हैं। देखिए बेशक जो क्राइम कर रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि पक्के शिक्षित हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा दिमाग मानसिक यूपी में शिक्षा का स्तर गिरा है, ये आप मानेंगी? यूपी में शिक्षा का स्तर गिरा है, इसे मानना पड़ेगा। अगर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ता तो ये नकल माफिया और नकली कुछ नहीं चलता। और जब शिक्षा का स्तर बढ़ा तो मानसिक जो वास्तविकता योग्यता है वो योग्यता नहीं है, एक सर्टिफिकेट, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और जब योग्यता नहीं है तो खाली दिमाग शैतान का होता है, वो कहने को काबिल है कि हमने एमए कर लिया, बीएड कर लिया, पीएचडी कर ली, लेकिन क्या है, नॉलेज नहीं है उन्हें। ये नहीं है कि ये अब क्राइम है, हमें करना चाहिए। और अशिक्षितता का कारण ये क्राइमों को बढ़ाना, पैसा बढ़ जाना, पद मिल जाना, केवल उससे क्या हो, उसका दुरुपयोग करते हैं। जो यूपी की स्थिति गिर रही है, शिक्षा का स्तर कम होने के कारण नाराजगी हमारी प्रदेश सरकार से बिल्कुल है मेरा। जो सच्चाई है ये नहीं, अगर आज का बच्चा किसकी सरकार होती है जब सब लोग शिक्षित हो जाते हैं? नहीं, यूपी में तो शुरू से मैंने देखा है कि सरकार के बात अगर लेते हैं तो संतुष्ट तो कोई भी सरकार से कोई भी जनजीवन सुखी रहा ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करेगी। इंदिरा जी आपके पास हम जरूर आएंगे लौट कर वापस। आपने कहा अगर दिमाग में शिक्षा होगी, अगर व्यक्ति शिक्षित होंगे तो महिलाओं के साथ जो क्राइम है वो नहीं होगा, जो ईवटीजिंग है कुछ स्तर तक कम होगा। चर्चा इसी विषय पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। जुड़े रहिए हमारी ताज न्यूज से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम महिला मंच में। नया साल नए इरादों के साथ में हमारे साथ अभी जो हमारे मेहमान हैं वो हैं वत्सला प्रभाकर जी, श्रुति सिन्हा जी, इंदिरा शर्मा जी और रजनी शर्मा जी, जो अभी अभी किसी काम से हमारे से दूर जा चुकी हैं, अपने घर जा। उनकी जगह पर फातिमा खान हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है फातिमा जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। क्योंकि आप अभी अभी जुड़ी हैं तो सवाल आपसे थोड़ी देर में करेंगे। पहले आप ये देखिए कि चर्चा जो चल रही है वो शिक्षित और अशिक्षित के बीच चल रही है। इरादे और संकल्प अभी थोड़े से दूर हैं। इंदिरा जी का कहना है कि अगर शिक्षित होगा व्यक्ति तो वो क्राइम कम करेगा, महिलाओं से सभ्यता से पेश आएगा। मेरा सवाल उनसे ये है कि एक रिक्शे वाला भी बहुत तमीज़ से बात करता है। कभी कभी हमें ये लगता है, हम उससे पूछ भी लेते हैं उसके व्यवहार को देखकर कि भैया आप कहाँ तक पढ़े हो, तो उसका जवाब होता है मैडम मैं पढ़ा नहीं हूँ। अगर पढ़ा होता तो मैं अच्छी नौकरी कर रहा होता, रिक्शा नहीं चला रहा होता। दूसरी तरफ जब हम सड़क पर जाते हैं, जाम लगा होता है, तो दरोगा जी एक हमारे जो होते हैं 3-4 इधर उधर होते हैं, हाथ में डंडा लिए होते हैं और वो ये नहीं देखते कि कौन व्यक्ति किस तरीके से उनसे पेश आ रहा है। चाहे हम उनसे प्लीज कहकर भी बात कर रहे होंगे, लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ यही निकलेगा, दिखाई नहीं देता क्या? ये शिक्षा कैसी है और रिक्शे वाले की शिक्षा, उसकी अशिक्षा कैसी है? मैं आपसे पूछूंगी। पहले प्रथम पाठशाला परिवार होती है, प्रथम पाठशाला परिवार होती है, परिवार से संस्कार पैदा होते हैं। अगर रिक्शे वाला है उसका बाकी उसे इतना अवसर नहीं मिला कि वो पढ़ सके, लेकिन जो उसके पेरेंट्स ने उसे संस्कार दिए, वो संस्कार उस शिक्षा से ज्यादा हैं जो कि वो आज भी सभ्यता से बात कर रहा है। और जो आपने कहा एक पुलिस वाला खड़ा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है, नहीं अपने ऑफिसर के सामने तो हाँ, बाकायदा इंग्लिश में बात करते हैं, नहीं आम आदमी से ढंग से पेश नहीं आ रहा है, उसका जबकि वो ये तहजीब सिखाई जाती है, कानून की किताब नियुक्त करा गया है। आप यही कहेंगे इसी के लिए वो अपने पद से हटके कार्य कर रहे हैं, केवल मात्र उन्हें वर्दी मिल गई, शिक्षित होने के कारण या किसी वजह से उन्हें वर्दी मिल गई, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी शिक्षा का सदुपयोग नहीं हो रहा है मैडम। अगर उसी शिक्षा का सदुपयोग हो तो शायद इतना क्राइम हो ही नहीं। क्या कहेंगी आप, शिक्षा कौन सी अच्छी है? किताबी ज्ञान अच्छा है या मानसिक ज्ञान जो हमें सीखने से मिलता है, दूसरों के साथ साथ देखते देखते हम महसूस करते हैं? नीलू जी, क्योंकि मैंने अभी आपका ये विषय सुना और इनके जैसा उन्होंने बताया कि शिक्षा तो दोनों ही बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बेसिकली होता क्या है कि पहले जब छोटे थे तो हमारी क्लास में एक नैतिक शिक्षा का एक बुक हुआ करती थी और उसको हम पढ़ते थे, यानी पढ़ाई के साथ सब्जेक्ट के साथ हमें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था।
कभी कभी होता है क्या कि घरों में भी दादी दादाओं और परिवार के बड़े गुरुजन से ज्ञान मिलता है कि बेटा ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लाइफ में केवल सब्जेक्टिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है या नैतिक शिक्षा इम्पॉर्टेंट रखता है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि पुलिस वाले अफसर्स के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और आम पब्लिक और आम जनता के साथ उनका जो है बिहेव वो बहुत डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि उनको शिक्षा तो अच्छी दी गई है, बट वो अपनी नैतिक शिक्षा को अपने घमंड में, प्राउड में और अपनी वर्दी की आड़ में भूल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट, ये विषय होना चाहिए हमारा कि अगर बच्चा स्कूल या कॉलेजेस में जा रहा है तो वहाँ उसको एक अलग से पाठ पढ़ाया जा रहा है या नहीं। अगर वो घर में बैठा है तो घर में उनके पेरेंट्स उसको अलग से पाठ पढ़ा रहे हैं या नहीं। अब हम ये नहीं कह सकते कि सारे घर एक समान होते हैं। कुछ घरों में जैसे कहते हैं ना, पीढ़ी से चला आ रहा है, तो जैसे माँ ने अपनी माँ से सीखा तो वही बच्चे को सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि उस जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो गैप चला आ रहा है उसको थोड़ा ब्रेक करना, कि अगर मार पड़ी है या आपने कुछ गाली गलौज जैसे माहौल को सीखा या आपने नेगेटिविटी जो सीखी है उसको कैसे ब्रेक करना है, चर्चा का विषय हमारा ये होना चाहिए नए साल पर। तो ये कहाँ से होगा? आप क्या संकल्प लिया तो इस बार इस तरह की जो देखने को घटनाएं मिलती हैं उनको सबक सिखाना या उनको नैतिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना? देखिए, जब कोई क्राइम जन्म लेता है तो वो हमारे ही इसी सभ्य समाज का हिस्सा है, चाहे वो अनपढ़ हो या फिर जो है पढ़ा लिखा हो, ठीक है, ये इसी समाज का हिस्सा है। तो हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं फातिमा खान, मेरा अपना खुद का ये संकल्प है कि हम इस साल एक मोटिव बनाएंगे कि हम लोग उस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। वो जगह कौन सी है? वो है हमारी नींव, यानी जहाँ बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। ये काम हमने शुरू भी कर दिया है और आगे हमारा पूरे साल का ये मोटिव है कि हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो। आपका उद्देश्य ये नहीं कि पापा ने पैसा दिया, हम स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, या हमारे काम यहाँ जिम्मेदारियां खत्म हो गई। आपके प्रति जो है समाज की ये जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को आप कैसे निर्वाह करेंगे। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि अगर हम सारे ही सामाजिक संगठन अगर टीचर्स और कॉलेजेस के साथ मिलकर एक ये पार्ट भी चलाएं, हफ्ते हम डेली नहीं जा सकते, तो अगर हम हफ्ते में, महीने में 2 या 3 बार भी अगर उनको जाके एक पर्सनली किसी बच्चे से जाके मिलते हैं या एक ग्रुप में हम उनसे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम लोग कहाँ पर गलत कर रहे हैं। अगर हम किसी लड़की पर अगर कोई फविया कस रहे हैं तो कल हमारी घर की बेटी या बहन पर भी हो सकती है। तो शायद हम लोग जो है, जो अभी क्राइम बढ़ रहा है, हम उसको रोक सकेंगे। अगर हम कहेंगे नहीं ये क्राइम हो रहा है या होने दो, क्यों हो रहा है, या रैली निकाल ली या हमने जाके स्ट्राइक कर दिया। आया आपने कि हमको और सामाजिक संस्थाओं को, हमारे परिवारों को जरूर मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं वत्सला जी से भी जानना चाहूंगी इस मामले में कि क्या ये सब करने से, क्या नैतिक शिक्षा देने से वाल्मीकि पैदा नहीं होते? वाल्मीकि एक डकैत थे, जी पैदा होते हैं। उस समय नैतिक शिक्षा बहुत जोरों पर थी। क्या नैतिक शिक्षा मिलने के बाद में कोई समाज में अधर्म नहीं होता? इंद्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर पुराने जमाने की बात की जाए, बात यह है कि नए साल में 2014 में जो हमने गलतियां की हैं उनसे हमको क्या सबक लेना चाहिए? उनमें हमने क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा सोचा कि अगर हम यहाँ होते, हम इस जगह होते तो शायद हमसे ये पॉजिटिविटी होती और ये चीज़ यहाँ नहीं होती। जैसे हमारे शहर में अभी थोड़े दिनों पहले ही ये देखने को मिल रहा है कि एसिड अटैक की जितनी भी लड़कियाँ थीं उनके साथ सामाजिक संस्थाएं मिलकर आगे आ रही हैं। क्या इससे पहले ऐसा नहीं हो सकता था? क्या इससे पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे? बल्कि इससे पहले हमने ये देखा कि हम उन लड़कों को कुछ नहीं कहते जो इस तरह की मानसिकता लेकर साथ चलते हैं, उन लड़कियों को हम जरूर कहते हैं जो छोटे कपड़े पहन के चलते हैं। देखिए बच्चा, आपसे जानना चाहूंगी मैं इस तरह के सवाल हमारी सामाजिक संगठन की जो भी आपसे जुड़ी हुई हो या आपसे जुड़ी हुई या मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो सबसे पहले यही सवाल उठाता है, चाहे वो नेता हो, कि महिलाओं को अपने कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्या उससे पहले उन्हें ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है? अगर कपड़ों की बात करें तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप केसेस होते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल की बच्चियों के साथ, तो वहाँ कपड़े क्या मैटर करते हैं? वहाँ सिर्फ पुरुष की गंदी मानसिकता मैटर करती है कि उसकी मानसिकता में ना वो बच्ची दिखाई दे रही है, ना चाहे वो 20 साल की लड़की हो, चाहे 40 साल की औरत हो, चाहे 60 साल की अधेड़ हो, चाहे 70 साल की हो। यहाँ हमको कौन सा संकल्प लेना चाहिए? बिल्कुल हमको ये लेना चाहिए कि हमें इस मानसिकता को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अगर इस तरह की चीजों में अगर अब सामाजिक संस्थाएं अब आगे आ रही हैं,
जो गलती हो गई उस गलती के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अब उन लड़कियों के साथ आके मैंने उन जितनी एसिड अटैक पीड़ित लड़कियां हैं उनकी एक एक को बहुत करीबी महसूस करा है। वो मुझे एक माँ की तरह देखती हैं, एक बड़ी बहन की तरह देखती हैं, और जब उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई हैं तो मुझे शर्म आने लगी कि हे ईश्वर, तूने मुझे एक औरत क्यों बनाया? ये क्या स्थिति है एक औरत की? इससे ज्यादा खराब स्थिति क्या हो सकती है? मसला जी ने बिल्कुल सही कहा कि शर्म आती है कि मतलब समाज में औरत होने में शर्म नहीं है, शर्म उन पुरुषों में कि पुरुष होते हैं ऐसे, वो पुरुष नहीं है। और उसके बाद भी एक औरत सिर्फ बेटे की आरज़ू करती है कि मेरा बेटा होना चाहिए। उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। मेरे एक बेटा है और शुरू से मैंने उसको ये सिखाया कि जो लेडीज है, जो भी महिलाएं, उनका तुम्हें सम्मान करना है, बड़ी है दीदी बोलना है। और अगर हम अपने बेटों को ये जरूर सिखाएं कि तुमको हर और स्त्री का सम्मान करना है, तो वो बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमारे सिखाती लड़कियों के लिए ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, नहीं लड़कों को नहीं करना है, लड़कों को आप जरूर सिखाएं। एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या कोई माँ अपने बेटे को ये सिखाती है कि आप अपने ग्रुप में जाकर लड़कियों पर पप्पियां कसें? लेकिन देखिए वो हर पेरेंट्स यही सिखाता है कि आप अच्छे से बोलो, आप अच्छे से पेश आओ। आज की माँ की स्थिति बताऊं, मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ केवल लड़के पढ़ते हैं, और वहाँ पे उन बच्चों की माँ की ये स्थिति मेरा बच्चा बताता है कि 90% बच्चे जो हैं उच्च वर्ग के परिवारों से आते हैं, और माएँ किटी क्लबों और तमाम संगठनों से जुड़ी हुई हैं, केवल घर से बाहर रहती हैं। कोई बोलना चाह रही हूँ इस बात में, आप ये कह रही हैं कि माँ नहीं से माँ और मैं कहती हूँ पिता, ये यहीं से स्टार्टिंग होती है। अगर बच्चे ने कोई गलत काम शुरुआत करी है, छोटे बच्चा पेंसिल लेके आए, उसे अगर माँ डांटने लगी, परिवार माँ को ये उसमें उसके बैग में क्या है, तो देखिए बच्चा फ्री होता है। नहीं तो इंदिरा जी, इसका ये मतलब थोड़ी है हाई प्रोफाइल बच्चे होते हैं वो संस्कारी होते हैं, संस्कार नहीं होते। मैंने नहीं कहा, शुरुआत मैंने कहा था प्रथम पाठशाला परिवार है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर बच्चे ने कोई भी गलती करी है, पेरेंट्स उसको डांटे, फील करवाए बच्चे को कि बेटा सॉरी बोल के आओ, आपने उस दीदी से कहा या पड़ोस की छोटी बहन से कहा, आपको ऐसा नहीं, तो स्टार्टिंग क्या होगी, लड़के की सामने वाले की मानसिकता बदलेगी कि आज मुझे सॉरी बोलना पड़ा। और ये क्या है, ये एक महिला ही कर सकती है। स्टार्टिंग में माँ को ही मालूम पड़ता है, मैं कहती हूँ पिता को फिर भी नहीं मालूम पड़ता है। दूसरी मानसिकता आप बताऊं, कुछ परिवार होते हैं अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनका बातचीत के अंदर परिवार का जो माहौल होता है वो गलत तरीके का होता है। माँ को अजीब तरह से बात कर रहे हैं या घर में कोई और है, तो बच्चों को क्या होती है, वही हैबिट पड़ती है, तो वो क्या होता है आस पड़ोस में स्कूल में तू करके लड़कियों से बोलने लगते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बात ये है कि हम हर बार घूम फिर के पूरे परिवार, माना कि परिवार जो होता है वो बेसिक शिक्षा होती है, पेरेंट्स देते हैं, मम्मी है, पापा है, लेकिन आपने कभी कभी ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि जहाँ पर राम के घर में रावण पैदा हो जाए, ठीक है, या वो कुछ ऐसे क्राइम कर रहा है या कुछ ऐसी जगह फंस गए, तो हम पूरी तरह से परिवार को भी दोष नहीं दे सकते। यहाँ पर ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ शायद विषय लेके बैठे हैं कि अब अगले जो 2014 में हमसे गलतियाँ हुई हैं वो 2015 में कैसे दूर की जाए, मुद्दा यही है। तो बात यह है कि हम लोगों को जाना पड़ेगा उस यंगस्टर्स के बीच में, यूथ के बीच में, जहाँ से ये सारी जड़ शुरू होती है। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, वो लोग ऐसे क्राइम नहीं करते। बच्चे जब बड़ा होता है समझने लगता है कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, यहाँ से ये केसेस होंगे, मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, बात यहाँ से शुरू होती है। तो अब हम लोगों को जो ये करना है वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन हो स्कूल कॉलेजेस में, बल्कि जहाँ पे अनएजुकेटेड बंदे हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या रिक्शा चला रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कस्बों में, एरिया में ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल ओपनली स्कूल कॉलेजेस में ओपन बात होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी विषय के बारे में बिल्कुल ओपन हम जब रखते हैं कि अगर ये करोगे तो ये होगा और ये करोगे तो ये होगा, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, तो हम जो है इस टाइप की घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। अदरवाइज तो फिर वही तो आप क्रम देख ही रहे हैं, जो चल रहा है वो चल रहा है। जिस समय निर्भया कांड हुआ था उस समय हर तरफ मतलब 26 दिसंबर 2012 से 13 से लगातार 6 दिसंबर तब से लगातार ये चीज चली आ रही है, महिलाएं 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 महिलाएं। और कितना सिखाओगे किसी को, कितना एक अति हो चुकी है सीखने की, लेकिन क्या किसी चीज में कमी आई है? नहीं आई है। टीवी पे तो महिलाओं की इज्जत करिए, एफएम आप सुनिए तो एफएम पे तो महिलाओं की इज्जत करिए, भ्रूण हत्या मत करिए, कितना किसी को सुनाओ। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है,
देखिए मेरी बात हुई स्कूल कॉलेजेस में बच्चों से बात करने की ना, आप जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा उस बच्चे को कुछ सिखा के आएंगे, लौट के वो उसी घर के माहौल में आएगा और फिर उसे वही माहौल मिलेगा, फिर वही जी। आप बताइए कि जितने भी कॉलेज है, जैसे सेंट जॉन्स कॉलेज की मैं स्टूडेंट रही हूँ, सेंट जॉन्स कॉलेज है, आरवीएस कॉलेज है, ये जितने भी कॉलेज है, कितने कॉलेजेस में नैतिक शिक्षा की कक्षा होती है? नैतिक शिक्षा को व्यवहारिक रूप से कितना अपने जीवन में केवल पढ़ना और पढ़ाना नहीं होता। हर कॉलेज में जो है प्रेयर का टाइम होता है, सभी कॉलेज प्रेयर को लोग कितना अंगीकार करते हैं। वही मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पर कितने लोग जाते हैं, कितने लोग इस लेक्चर को अटेंड करते हैं, कितने लोग नहीं करते। घर पे पूजा होती है तो घर में कितने बच्चे नहीं समाधान, फिर बात वही आ जाती है ना कि हम ही हार मान रहे हैं। हमें आगे बढ़ाना है। देखिए मेरी बात को आप शायद समझ नहीं पा रही या मैं आपको समझा नहीं पा रही। मेरा सिंपली ये बोलना है कि अगर हमें ऐसी घटनाओं को रोकना है तो हमें उस पहलू तक स्तर तक जाके उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि ये घटनाएं क्यों हो रही है, ये मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है। आपने कहा कि लड़कियों के ड्रेस पे ऑब्जेक्शन होता है, क्यों? हम ठीक है, हम जैसा पहनते हैं वैसे आप अपनी मानसिकता को बदलिए। तो ये चीज, ये पार्ट भी हम लोगों को पढ़ाना होगा कि आप जब देखें, जब अपनी माँ को देखते हो और अपनी बहन को देखते हो तब तो आप बहुत सम्मान से देखते हो, जब बाहर किसी दूसरी लड़की को देखते हो तो वहां पर आपका नजरिया क्यों चेंज होता है। तो यहाँ पर भी ये जो पार्ट है ये लोग भी हम ही पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारे सामाजिक संगठन स्कूल और कॉलेजेस में जाकर प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, शायद आप थक भी गई होंगी बोलते। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई घटना महिलाओं के साथ होती है और कोइंसिडेंस ये हो जाता है कि वो बच्ची पाश्चात्य कपड़े पहने हो, तो सबको ये मौका मिल जाता है कि उसके कपड़े सही नहीं थे, ठीक है। और अगर विदेशों में अगर आम बात है इस तरह के कपड़े पहनना, वहाँ इस तरह की घटना होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो फिर हिंदुस्तान के पुरुषों पर ये मानसिकता का आरोप महिलाएं क्यों लगाती हैं? मैं उल्टा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करती हूँ कि हर बार दूसरे पर आरोप लगाने की जो अभी शुरू में बोला था कि महिलाओं की आदत होती है ये ईर्ष्या करने की, महिलाओं की आदत होती है दोषारोपण करने की, तो यहाँ भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं, हम पुरुषों पर दोषारोपण कर रहे हैं? क्या हमको नहीं पता चलता कि हम किस तरीके से रहें, किस तरीके से बात करें, किस तरीके से हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सी पार्टी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, या हम जिससे मिलने जा रहे हैं उसके सामने हमें कैसे प्रेजेंट होना चाहिए? नहीं देखिए, ये सारी की सारी बातें फिर वही व्यवहारिक ज्ञान में आ गई है ना, ये सेंस में, क्योंकि हम लड़कियों को भी अपना थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अपना थोड़ा तेज करना पड़ेगा कि आपसे सामने वाला बंदा जब बात कर रहा है तो किस और वेव फॉर्म में बात कर रहा है। या जैसे कभी कभी ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि बहुत सारी लड़कियां उस चीज़ से मानसिक रूप से कि अरे यार मेरा बॉस अच्छा नहीं है या वो, तो ये थोड़ी सी हम लोगों को भी अपनी समझ बॉस के ऊपर क्यों नहीं भाई फिर से बॉस के ऊपर सवाल। देखिए वही कि यहाँ पर हम लड़कियों को थोड़ा सा अपने आप को भी पहचानने की जरूरत है, अपनी कि हमें किस समय पर किस स्टेप पे आकर हमें अपने लिए डिसीजंस लेने की, अगर हमें रहना है तो रहना है, छोड़ना है तो छोड़ना है। तो लड़कियों को भी यहाँ पर थोड़ी सी समझ की जरूरत है कि फिर महत्वाकांक्षा को आप कहाँ ले जाएंगे? नहीं देखिए, जो आजकल आज सिर्फ एक चीज है, हम मॉडर्न होने की बात करते हैं तो मॉडर्न हम सोच अपने विचार से नहीं, हम कपड़ों से मॉडर्न होने की बात करते हैं, विचारों से हम आज वही कपड़े लोग हैं। देखिए मैं एक एमपी कॉलेज संभाल रही हूँ और को एजुकेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को या कोई रोज, अगर हम रोज ये नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, उनके विचारों को बदलना है और विचारों को तब हम बदल सकते हैं, पहले हमें अपने को हमें कई क्राइम है, सपोज मानिए विद्यालय के आसपास है या विद्यालय में या पड़ोस में है, तो हमें उसका फेस करना चाहिए। ऐसा हुआ, किसने करा, उसको हमें रोकना है। ये नहीं है, हमारी एक यूनियन होनी चाहिए, अपने तौर तरीके होने चाहिए कि बेटे तुमने उसे पकड़ना चाहिए जो अपराधी है, उसको फेस कराना चाहिए कि ये क्यों हुआ। हम उसकी गलती ना देख के हम लड़के को डांटने लगते हैं, तुम ऐसे थे, तुमने बाल क्यों कटवाए, तुम ये देखते हो, तुम बात इसी तरह करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां गलती है उस गलती को पकड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम गलती को पकड़ेंगे तो कहीं फीलिंग ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बिगड़े होते हैं, सुधरेंगे भी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे को 35 साल का अनुभव है, अच्छे मैंने लड़के देखे भी हैं
और कहीं बिगड़ते हैं तो सुधारा भी है। ये नहीं बता रही हूँ, तो ये नहीं है कि हमेशा लड़की को डांटा जाए या लड़के को भी डांटा जाए। ये भी नहीं होता, कभी लड़का सही होता है, कई लड़कियां भी गलत होती है। इंदिरा जी बिल्कुल हम ये भी नहीं होता, कभी लड़का सही होता है, कई लड़कियां भी गलत होती है। इंदिरा जी बिल्कुल हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है। और ब्रेक के बाद महिला मंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है नया साल नए इरादे। आधी आबादी ने क्या सोचा है अपने शहर के लिए, कैसा चाहते हैं अपना खूबसूरत आगरा को बनाना, ताजमहल की तरह सुंदर या फिर उससे भी कहीं और ज्यादा। लेकिन चर्चा घूमते घूमते वहीं पर आ गई जहां पर कि हर बार से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है, यानी कि हम पृथ्वी की एक गोल गुंबद की तरह से घूमते रहते हैं। इंदिरा जी से बात हो रही थी, इंदिरा जी कह रही थी कि हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि आखिर गलती किसकी है। उनको ये जानकारी जरूर देनी चाहिए कि शुरुआत चाहे किसने भी की हो, लेकिन वो चीज क्या थी, वो वजह क्या थी जहां से वो बात शुरू हुई और आखिर में गलती किसकी आई और सॉरी किसने बोला, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इंदिरा जी, आपने बहुत अच्छे से ये बात संभाली है कि हम अपने बच्चों को सॉरी कहने की आदत जरूर डालें। ये एक अच्छी बात है, सॉरी कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सॉरी बेवजह बोलते हैं और सामने वाले को हमारी सॉरी का या हमारी क्षमा का या कहना चाहिए कि हमारे विनम्र। पहले तो हमें अपने बच्चों को, अगर गलती है, किसी भी बच्चे की गलती है, तो उसे सॉरी करने का, उससे क्या होगा कि उसे फील होगा कि मैंने ये गलती करी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, हमारे समक्ष ये लग रहा है कि इस बच्चे ने गलती करी है, लेकिन उसकी गलती वास्तविकता नहीं होती है, कहीं दूसरे पक्ष की होती है। हाँ, उसका नाजायज फायदा दूसरा लेते हैं कि ये तो सॉरी बोलेगा ही, ये तो अब सॉरी बुलवाया जाएगा। उस समय ऐसा करना चाहिए, हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बिल्कुल जानकारी बुलवाया जाएगा, उस समय ऐसा करना चाहिए, हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। चलिए बिल्कुल जानकारी लेंगे, आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन फातिमा जी से एक सवाल। जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, आप कह रही थी कि आप सेंट जॉन्स में पढ़ी हुई हैं और आपने देखा है कि किस तरीके से क्लासेस में, किस तरीके से समाजसेवी संगठन इकट्ठे हों, किस तरीके से आप लोग इकट्ठे हों, किस तरीके से हमारे टीचर्स हैं वो बताएं बच्चों को, प्रैक्टिकली उनको बताएं कि क्या चीज़ ऐसी है, इसको करने से क्या होगा, ये इसके अच्छे परिणाम आएंगे, अगर ऐसा करोगे तो ये बुरे परिणाम आएंगे। आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या नया बताने जाएंगी जो हमारी माँ या आपकी माँ या उन बच्चों की। जैसे कि मैं फिर से उसी टॉपिक पर वापस आना चाहती हूँ कि हर घर में संस्कार दिए जाते हैं, चाहे पिता हो माँ हो, हर घर में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये विषय पर चर्चा करने बैठे कि समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है या प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव है, जैसे मैं नारी रक्षा अभियान को बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि हम लोग जो है स्कूल कॉलेजेस में जाके इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय क्या है? सबसे पहले तो हमें लड़कियों को उनको आत्मनिर्भर बनाना है। कभी कभी होता क्या है कि उनको जैसे पता चला या किसी ने छेड़खानी कर दी या किसी कोई बदतमीजी उसके साथ हो रही है, तो वो बात को छिपा जाती है और वो अपनी बात को शेयर नहीं करती। तो हम उनको एक ये चीज़ बताइए, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो रही है तो आप अपने क्लासमेट यानी किसी लड़के को या किसी जो भी आपका दोस्त है क्लास में या अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को जाके बता सकती हैं। क्योंकि अगर जब आप अपने ये बातें कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है और अगर वो लड़के के साथ शेयर करेंगे तो लड़के को कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ, और कहीं अगर वो कुछ गलत कर रहा है या उसके साथ कोई आज मेरी दोस्त के साथ हुआ है तो वो मेरे किसी और की दोस्त के साथ। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि अगर आपके साथ यानी जिस थर्ड पार्टी जो आपने लिया, किसी बच्ची के साथ या लड़के या लड़की के साथ में कोई घटना होती है तो वो अपनी क्लास में शेयर करे, सबसे पहले अपने घर में आकर ना बताए। देखिए नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि घर पे ना आकर बताए, क्योंकि देखिए ऐसा हम जब बातों को छिपा के रखते हैं और अंदर ही अंदर में रखते हैं, हम उसका शिकार हो रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि कमी का अगर गलती को छिपाएंगे। परवरिश में तो ये है कि मम्मी नहीं, मैं इसकी वही चीज बता रही हूँ, यही बता रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ये जमीनी हकीकत नहीं है। जब लड़की जब बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मैं एक
टीचर भी हूँ, मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, वो ये कहती हैं कि मैम आज मैं यहाँ चौराहे पे कुछ लड़के हूटिंग कर रहे थे या बदतमीजी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ। तो कहीं मम्मी क्या करेंगी, सुनेंगी, कह देंगी घर पे बैठ जा, हो गया बहुत, तेरा कंप्यूटर सीख गया, तू घर में बैठ जा। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। आप चाहती कि उस लड़की में आत्मविश्वास पैदा करें, तो कहीं आप ये नहीं चाहती कि उस माँ में आत्मविश्वास पैदा करें जो अपनी बच्चे को ये सब कहने से रोके, नहीं, मैं साथ खड़ी हो। जब लड़की के अंदर आत्मविश्वास होगा तो वो डेफिनेटली अपनी मदर के अंदर आत्मविश्वास ले। देखिए एक बात है कि मैं आपको अपनी बात बोल रही हूँ, अगर मैं यही बात एक लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोलूंगी तो आप मेरी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगी। हाँ, माना कि हम हर घर में नहीं जा सकते, हर घर में नहीं मतलब उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन उन घर के एक एक सदस्य को इकट्ठा करके हम बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग नारी रक्षा अभियान के जरिए हम बच्चों में ये अवेयर कर रहे हैं कि लड़कियों के अंदर अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। वही वाली बात आ जाएगी ना कि मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफ़ेद कैसे। अगर हम लोग जी जो भी है, अगर हम इस चीज़ को रोकेंगे कि अगर जैसे कि किसी लड़की के साथ अगर कोई घटना हो रही है या उसको अवेयर करेंगे, या आपके घर में जैसे भाभी है या बहन है या कोई अदर आप देख रहे हैं, तो आपको उसके क्राइम के साथ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हम लोग ये इस चीज़ के लिए भी अवेयर कर रहे हैं कि ये केवल हमारा ही टॉपिक नहीं है बल्कि सभी के साथ एक साथ करना है। प्रतिमा जी की जो राय है, क्या रखते हैं आपसे, इत्तेफाक रखते हैं या? सबसे पहले तो बच्ची के मन में ये बात होनी चाहिए कि वो किसी से भी अपनी बात शेयर करने से पहले अपनी माँ के साथ शेयर करे, क्योंकि बचपन से जो माँ है वो सबसे अच्छी अपने बच्चे के लिए परवरिश करता होती है, तो वो सबसे अच्छी एक दोस्त भी होती है। नहीं, फातिमा जी का ये कहना है कि कुछ सारी माएँ ऐसी नहीं हैं। कुछ माएँ ये बात सही है, कुछ माएँ नहीं है, कुछ माएँ जो होती हैं उनको भी अगर आप अड़ोस पड़ोस में जब वो और महिलाओं के साथ बैठेंगी और वो देखेंगी कि मेरी औरों की बच्चियां भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही एटीट्यूड रखी हैं, तो वो भी ठीक होंगी। लेकिन अगर वही बच्ची क्लास में अगर उस बच्ची ने खड़े होकर अपनी परेशानी को अगर बताया, तो वो उसके जो 50 लोग मजाक बनाने वाले हो जाएंगे, वो उसको और डिमोरलाइज कर देंगे। मैं वस्त्र जी आपकी इस बात से थोड़ा सा मैं इसमें समर्थन नहीं करूंगी। यही बात ये माँ सहेली होती है। नहीं, मैंने ये कहा कि सही है, माँ सहेली होती है। सबसे पहले अगर लड़की को या लड़के को, चाहे लड़की हो या लड़का, जब किसी कोई बीमारी होगी तो सबसे पहले दर्द माँ को ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो कभी कभी माएँ भी अपनी बच्ची को नहीं समझ पाती, एक डर होता है कि अब उसने अपनी मम्मी से जाके बोला कि मम्मी मेरे साथ आज 2 लड़के ऐसी छेड़खानी या बदतमीजी कर रहे थे, तो एक माँ के अंदर डर होता है, वो कहेगी बेटा तू छोड़ दे, तू मत जा। लेकिन वो अपने जो है अपने हस्बैंड से इस बात को शेयर भी नहीं करना पसंद करेंगी। वो सोचेंगी कि जिस जल्दी हो चुके तो छोड़ और उसकी शादी करे और उसको यहाँ से भेज दे। तो यहाँ पर जरूरत क्या है, एक नई जनरेशन को, अगर हम नई जनरेशन को अवेयर करेंगे तो वो एक तो अपनी पुरानी जनरेशन को जो है अवेयर कर रहा है, प्लस जो वो आगे नए जमाने में कदम रखेगी उसको अवेयर कर सकती है, यानी उसको सुधार सकती है। तो हमने जो मेन पॉइंट पकड़ा है, तो ये मानना है, हमने जो मेन पॉइंट पकड़ा है वो पकड़ा है युवा वर्ग। अगर ये जागृत होगा तो अपनी पीछे पीढ़ी को भी संभाल सकता है और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी संभाल होगा, तो अपनी पीछे पीढ़ी को भी संभाल सकता है और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी। फातिमा जी, एक बात पूछूं मैं आपसे, आप युवा वर्ग को संभालने की बात कहती हैं, क्या सोचती हैं पुराने जो अधेड़ वर्ग होता है या जो बुजुर्ग वर्ग होता है, क्या हमें उनसे कुछ सीख को नहीं मिलता? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आप युवा वर्ग को संभालने की बात कर रही हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, या यूँ कहूँ कि आप मुझसे बहुत छोटे हैं, तो मेरा मानना हो सकता है गलत हो, आप सही हों, क्या हम अपने बड़ों से, क्या हम अपने बुजुर्गों से बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं सीख सकते हैं जो कि आजकल हम उनको सोचते हैं अगर नहीं 50 बच्चों में उसकी वास्तव में एक बात फैलेगी, क्लास में ना खाए, उसकी बड़ी सिस्टर है, बड़ी भाभी है जो माँ को अच्छी तरह समझा सकती है। ऐसा नहीं है कि हर माँ गलत है, और फिर माँ भी समय के अनुकूल बदलेगी। माँ को गलत मतलब आपने पूछा कि बड़े लोग जो है क्या वो अपने छोटों को संस्कार नहीं दे सकते? उनके संस्कार है तभी हम यहाँ 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा बात नहीं है। बड़े लोग संस्कार देते हैं, लेकिन कभी कभी विचारों के मतभेद होते हैं। विचारों के मतभेद मनभेद तो नहीं होगा। नहीं, मनभेद नहीं है। यहाँ पर हम लोग मनभेद की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी बात को दूसरे को समझाने में सक्षम होंगे तो वो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा भी और मानेगा भी। तो यहाँ पर हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि युवा वर्ग के अंदर एक आत्मविश्वास लेकर आए कि अगर आत्मविश्वास कैसे आ सकता है। सबसे पहले आप कंपलसरी कर दीजिए कि ये मार्शल आर्ट है, जो भी ताइक्वांडो, इस तरह की शिक्षा अगर आप
प्राथमिक शिक्षा से LKG UKG से आप कंपल्सरी कर दीजिए। देखिए आपका आत्मविश्वास 100% स्कूलों में और हमने भी सीखा, मैं आपको बताऊं, हमने भी सीखा। मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो कॉन्वेंट में हुई, तो हमने उस जमाने में सीखा। तो कभी किसी लड़के की ये हिम्मत नहीं हुई वो बदतमीजी कर जाए और मुझसे बिना चाटा खाए वो रह जाए, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो आपको मैं बताऊं, वाकई सेल्फ डिफेंस जो होता है, अगर आप सीख रहे हैं तो 100% आपका आत्मविश्वास माध्यम से नए साल में आप ये कहना कंपल्सरी कर दीजिए। डिफेंस सीखने की गर्ल्स हो बॉयज हो सबके लिए कंपल्सरी करिए। पीटी जब एक पीरियड स्कूल में पीटी के साथ 8वां पीरियड पीटी का होता है, तो वो 8वां पीरियड सेल्फ डिफेंस का बहुत जरूरी है। और आप देखिए आत्मविश्वास 100% बढ़ेगा। मुझे कोई झुका नहीं सकता, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, कोशिश करके देखिए। देखिए यहाँ वो ये ना कि अगर क्योंकि मैं मानसिक तौर पे सशक्त हूं, मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पे भले ही अपना हूँ, लेकिन मानसिक तौर पे अभी भी हूँ कि आप कोई मुझसे सामना मैं अपनी करके बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि हर एक लड़की को जो है मार्शल आर्ट और उनको सेल्फ कंपल्सरी करना करना चाहिए। कंपल्सरी एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इवन गेम्स और जो होते हैं ये भी एक सेल्फ मतलब सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें एक ओपनली सब्जेक्ट यानी सारी डिसीज हैं, जो बीमारियां हैं, इस टाइप से बैठ के लड़की लड़का बैठ के सामने बात कर सके। तो इससे भी हम इस टाइप की क्राइम में बहुत सारा रोक लगा सकते हैं। जैसे NSS वॉलंटियर होते हैं, NCC वॉलंटियर होते हैं, क्योंकि ये लोग समय समय पर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। अगर आप उनका कंपैरिजन अगर सिंपल एक स्टूडेंट से करोगे तो उनके एटीट्यूड लेवल में और इनके एटीट्यूड लेवल में बहुत फर्क होता है। तो ये जो है केवल एक ग्रुप वाइज डिवाइड ना किया जाए कि नहीं NCC कैंडिडेट होंगे या NSS कैंडिडेट होंगे या स्पोर्ट्स से कैंडिडेट होंगे, बल्कि इनफैक्ट ये सब्जेक्ट जो ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स अनिवार्य करना चाहिए। तभी हम शायद हम सोचेंगे कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं और इन क्राइमों को हम रोक सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो इस नए साल में संकल्प लेने वाली बात है, वो ये है कि लड़कियों के मन से डर को निकालने की कोशिश की जाए। उनके अंदर ये बेचारी, अकेली, अबला, ये चीजें अब हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द अब बेमानी हो चुके हैं। जितना आप उनके अंदर डर भरती चली जाएंगी उतना ही वो डरती चली जाएंगी। उनको आप सक्षम बनाइए, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनाइए, क्योंकि पुरुष और स्त्री के बीच में जो ऊपर वाले के द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। स्लम एरिया में रहने वाली लड़कियां जो नहीं मार्शल आर्ट सीख सकती हैं, नहीं बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन ले सकती हैं, उनको भी अगर इस तरह से समझाया जाए कि तुम अपने आप में सक्षम हो। सक्षम किस तरह से हो? अपने विचारों से सक्षम हो। दूसरा, उनके अंदर ये चीज आनी चाहिए कि अगर हम अकेले सड़क से जा रहे हैं और सामने अगर 4 लड़के खड़े हैं तो हमें बिल्कुल सीधा अपने रास्ते पे जाना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, और कोई क्या बोल रहा है तुरंत पलट के, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अगर किसी ने बोल दिया तो आपने पलट के घूर के देखा, क्यों देखना? उनका काम है बोलना, आप निकल जाइए अपने रास्ते से। जबरदस्ती ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। ये चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी आपको हमेशा बहुत खतरे में डाल सकती हैं। वही दिखाना चाहिए, बिल्कुल, जहां जरूरत हो। 4 जने बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, वो उनका काम है, हम अपने काम कर रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं। हम लोग अभी भी निकल जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पता नहीं किस तरह की बातें कर देते हैं। अब हर किसी को वत्सला प्रभाकर आप उस पोजीशन पे आए ना कि उससे अब कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैं भी थी, मेरा कॉलेज का टाइम था, मेरा स्कूल का टाइम था, अकेले आने में भी डर लगता था। जैसे कि उस समय की बात हुई, बहुत सारे लोग होते थे साथ में साइकिल चलाते चले जा रहे हैं, बहुत हुआ तो किसी ने एक पर्ची डाल दी, तब ये था। लेकिन आज ये नहीं है। जैसा बताया, 1 मिनट में चुन्नी खींच लेना। अब लड़कियां क्या कर रही हैं? एक स्कूटर पे 3 लड़कियां बैठ के हा हू करती हुई जा रही हैं। बहुत लाजमी बात है, एक स्कूटर पे 3 लड़कियां बैठ के हा हू करती हुई जा रही हैं। बहुत वो इसलिए दोष नहीं दे रही कि ठीक है ये उनकी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आप हमेशा फंसेंगी। नए साल में संकल्प हमें बेटी बचाओ वाला भी करना चाहिए, जैसे बेटियों की रक्षा हो। आजकल क्या होता है, सबको चाहत होती है बेटे होने चाहिए। इस चीज को भी हम आगे इस मुद्दे से लें, बेटी बचाओ, और पेरेंट्स की ये हो कि बेटी होनी चाहिए। बेटी को हम अब मजबूत बनाएंगे जो फेस कर सके, तो हमारे संसार का बहुत अच्छा समाज का हम लोग जब हम लोग काफी सारे गैदरिंग और यूथ से जब हम मिलते हैं तो हम लड़कों से सबसे पहले कहते हैं कि लड़के बचाओ। वो बहुत सरप्राइज होते हैं कैसे, तो हम उसे यही कहते हैं कि आप अपने घर से माँ से आशीर्वाद लेकर आए थे
तो वो कहते हैं यस। तो मैं इनकी जब लड़की का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो आप लोगों का अस्तित्व कैसे रहेगा? अगर आपको चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी और आपका जीवन चले और आप इसी तरीके से यूं ही बाहर अपनी खुले हवा में सांस लेके सके, तो सबसे पहले आपको इस संकल्प पे आना पड़ेगा कि लड़कियों को बचाना है, अपनी लड़कियों के साथ संवाद करना है। दूसरी चीज, हम लोग जो नया एक संकल्प इस साल का लेके चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि हम केवल लड़कों को ही एक टारगेट नहीं बनाएंगे, हम लड़कियों को भी ग्रुप बाय करेंगे कि आप लोग की लड़कियों कहते हैं ना वो शक्ति होती है कि अगर एक बार घूर के देख ले तो सामने वाले लड़के की हिम्मत नहीं कि वो उसको कोई जवाब दे जाए, तो उसको अपनी उस ताकत को पहचानना है। मुझे गुस्से की जरूरत है, कहाँ मुझे प्यार की जरूरत है, कहाँ मुझे सम्मान की जरूरत है। ये चीज भी हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम नए साल में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे इस मैसेज को हम लड़कियों में फैलाएं। सबसे ज्यादा संकल्प की बात है तो संकल्प पे एक नववर्ष की कविता सुनाऊं जो मैंने संकल्प लिया है, तो मैंने कुछ पंक्तियों में उसको लिपिबद्ध किया है। बुरी बुरी बातें सब छोड़े, अच्छी से शुरुआत करें, नए साल का स्वागत हम संकल्पों के साथ करें। उसने सबको एक बनाया, कौन यहाँ पर ऊंचा नीचा, जो लड़का और लड़की की बात हो रही है, उसने सबको एक बनाया, कौन यहाँ पर ऊंचा नीचा, सब रंगों के फूल खिले हैं, सारी धरती एक बगीचा, एक जैसी वो धूप खिलाए, एक जैसी बरसात करे, नए साल का स्वागत हम संकल्पों के साथ करें। फूल नहीं बस कांटे मिलते अक्सर यहाँ गुलाबों में, फूल नहीं यहाँ कांटे मिलते अक्सर यहाँ गुलाबों में, नैतिकता की सारी बातें होती सिर्फ किताबों में। अच्छा करके भी दिखलाएं, ना केवल हम बातें करें, नए साल का स्वागत हम संकल्पों के साथ करें। हम पेड़ों से फल पाते हैं, दरिया से जल लेते हैं, हम पेड़ों से फल पाते हैं, दरिया से जल लेते हैं, उनका जीवन साधु जैसा जो औरों को देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखें, ऊपर अपना हाथ करें, हम भी तो कुछ देना सीखें, ऊपर अपना हाथ करें। हम नए साल का स्वागत हम संकल्पों के साथ करें। आओ चलकर फिर से बैठें किसी पेड़ की छांव तले, आओ चलकर फिर से बैठें किसी पेड़ की छांव तले, कोल तार की इन सड़कों पर हर इंसान के पांव चले। आओ फिर से बैठें किसी पेड़ की छांव तले, कोल तार की इन सड़कों पर हर इंसान के पांव चले। और अंतिम पंक्तियां हैं, जीवन के इस महानगर को थोड़ा सा देहात करें, जीवन के इस महानगर को थोड़ा सा देहात करें, नए साल का स्वागत हम संकल्पों के साथ करें, नए साल का स्वागत हम संकल्पों के साथ, नए साल का स्वागत हम संकल्पों के साथ करें, नए साल का स्वागत हम संकल्प। बहुत अच्छी, नए साल का स्वागत हम संकल्पों के साथ करें। हमारे महिला मंच का भी यही टॉपिक था, लेकिन बात क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई होती है तो महिलाएं जो होती हैं अपने साथ जो हो रहा होता है, जो भी चल रहा होता है समाज में, जो भी इधर उधर दिखाई दे रहा होता है, इस मंच पर आकर, चाहे वो वत्सला जी हो, चाहे श्रुति जी हो, चाहे फातिमा जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, वो बात आकर रखती हैं। आपके बीच की वो बातें इस मंच पर शेयर करी जाती हैं, वो बताई जाती हैं कि किस तरीके से हम उन चीज़ों से निकलकर अपने आप को वो संकल्प लें कि हम इनसे बचते हुए अपने जीवन को आगे ले जाएं। मैं सबसे पहले और सबसे लास्ट में, क्योंकि वत्सला जी से ही मेरी बात शुरू हुई थी, तो उन्हीं से सबसे लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी, प्रोग्राम का समय हो चुका है, बालोत्री भैया ने बोल दिया है कि मैडम 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन मैं 5 मिनट पूरे जल्दी करूँगी। वत्सला जी, जैसे कि इस प्रोग्राम का थीम रखा था नया साल नए इरादे, शहर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई और हो रही हैं जिनसे महिलाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। क्या चाहेंगी आप कि हमारे शहर में ऐसा क्या परिवर्तन आए, ऐसी क्या आपकी तरफ से कोशिश रहेगी अपने शहर के लिए, अपने शहर की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, जिससे कि जो पुराने साल में जितनी भी बुराइयां थीं, जितनी भी चीज़ें थीं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, अपने अंदर दृढ़ संकल्प ये करें कि जो गलतियां हम पिछले साल करते हुए आए हैं वो अब इस साल नहीं करेंगे। दूसरा, अपनी शक्ति को पहचान लोगे जिस दिन, उस दिन तुम्हारे सारे काम आसान होते चले जाएंगे। अगर अपने अंदर ये विश्वास रखोगे कि मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा तो तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि शुरुआत अपने जीवन की करते रहना चाहिए। कौन कहता है कि मुझे मंजिल की
आस है? कौन कहता है कि मुझे मंजिल की आस है? मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि खुद मंजिल को मेरी तलाश है। बहुत अच्छा। क्या कहेंगी श्रुति जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये संकल्पों के साथ कविता बहुत अच्छी सुनाई थी। बिल्कुल। अपने शहर की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? शहर की महिलाओं के लिए मेरा यही कहना है कि आप अपने को पहचानें। जब तक स्वयं को नहीं पहचानेंगी, दूसरों के समक्ष आप अपने को प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं। कैसे आपको प्रेजेंट होना है, स्वयं सशक्त बने, दूसरों को सशक्त बनाए। इंदिरा जी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। मैं तो ये कहूंगी कि सबसे पहले क्या ना अवला कर सके काय न सिंध समाए, क्या ना अवला कर सके काय न सिंध समाए, काना पावक में जले। देखिए, अगर महिला वो चीजें एक माँ और एक महिला वो है, वो क्या नहीं कर सकती है अगर इरादे मजबूत हो। और मैं अपनी सभी बहनों को संदेश देना चाहूंगी राजवीर की तरफ से कि अपने को पहचान कर, अपने में हर एक महिला में एक क्वालिटी होती है। जरूरी नहीं है कि कोई शिक्षित है, अशिक्षित भी है, लेकिन क्वालिटी, उस क्वालिटी को निखारें, उसको सामने लाएं, बाहर लाएं। और बाहर लाएंगी तो वो मजबूत बनेंगी, इरादे पक्के होंगे। और इसी के साथ मैं ये संकल्प देती हूँ, महिला को अपनी पहचान करना पहले सर्वप्रथम, खुद को पहचानना। हाँ। फातिमा जी, आपने भी कुछ बातें रखी थी, क्या कहेंगी प्रोग्राम के अंत में? आपसे जानना चाहेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से अपने आंगन वासी की सभी को, सबसे पहले लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ नववर्ष की। बस मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कमज़ोर नहीं हैं किसी भी तरीके से, तो अपने आप को खुद को कमज़ोर ना बने, अपनी क्वालिटी को समझें और अपने आसपास के माहौल को सुंदर बनाएं, क्योंकि जब हम जागेंगे तभी जग जागेगा। कहते हैं कि माँ एक जननी होती है, तो उसकी क्वालिटी को हमें खुद को समझना पड़ेगा, खुद को संवारना पड़ेगा, और तभी हम एक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें खुद को संवारना पड़ेगा और तभी हम एक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इस मंच पर आपने देखा कि जैसा कि वत्सला जी ने बोला कि जो हमने पिछले साल गलतियां करी हैं, उन गलतियों पर कहीं ना कहीं आत्म अवलोकन करें और ये संकल्प लें कि वो गलतियां हमसे दोबारा ना हो, तो वैसी नौबत आएगी ही नहीं। दूसरी बात ये कि हम अपनी उस शक्ति को पहचानें जो हम भूल चुके हैं। हम ये जानें कि हम क्या हैं। हम उसी दुर्गा का रूप हैं, उसी शक्ति का रूप हैं जिसने एक सृष्टि को जन्म देने की ताकत सिर्फ स्त्री जाति में होती है। श्रुति जी ने कहा था हर दिन एक संकल्प के साथ जीना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि आप अबला नहीं हो, आप अबला नहीं हो, आप शिक्षित बनो और खुद को पहचानो। क्योंकि वो उनका जो प्रोग्राम के बीच में उन्होंने कहा था कि वो केरला घूमने गई और बाहर भी गई, और वहाँ जब उन्हें ये लगा कि शिक्षा अगर व्यक्ति में हो तो उसमें शालीनता खुद ब खुद आ जाती है, तो शिक्षित होना भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सुशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा जी ने जैसा कि बताया है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, बस ज़रूरत है अपनी उस क्वालिटी को पहचानने की जो आप में कहीं दबी हुई है। और फातिमा जी जैसा कि सबको अवेयर करती हैं अपने इस नारी रक्षा अभियान के साथ कि आप लड़के हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच रहे हो। आप लड़की बचाओ मत बोलिए, आप बोलिए लड़के बचाओ। उन्होंने संकल्प लिया है कन्या भ्रूण हत्या से पहले लड़के बचाओ, क्योंकि अगर लड़कियां अस्तित्व में रहेंगी तो वही आपके लिए व्रत रख सकती हैं, वही आपके लिए पूजा कर सकती हैं, वही आपके लिए दुआ मांग सकती हैं और वही आपके लिए मन्नत भी कर सकती हैं, धागा भी बांध सकती हैं दरगाह पर जाकर कि मेरा भाई सलामत रहे, मेरे पापा की लंबी उम्र हो, मेरी पति की लंबी उम्र हो, या फिर मेरे बेटे की लंबी उम्र हो। बहुत मैं भी ताज न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगी नए साल में, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा ताज न्यूज़ को जो आपने प्यार दिया है उसके लिए भी बोलना चाहूँगी थैंक्स आपको। और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहती हैं आगे बढ़ना तो इस साल ये संकल्प लीजिए कि पीछे जितनी भी गलतियां हो गई उनको सोचने का नहीं है, उनको ना सोचें ना उनको दोहराएं, बस आगे बढ़ते जाएं ये सोचकर कि हर पल एक नया दिन है, हर दिन एक नई साल है और हर साल में आपको हर वो क्षण जीना है जो पिछली साल आप जी नहीं पाई, जो पिछली साल आप भूल गई थी करना, वो आज इसी वक्त इसी पल में जिएं। तभी आप अपने संकल्पों के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नई तरंग के साथ, नए विचारों के साथ, नए सपनों के साथ 2015 के दिसंबर तक आते आते आपको ऐसा लगेगा कि 365 दिन जी लिए, इतना सारा, इतनी खुशियां मिल गई जो पहले नहीं मिली थी। तो इस बार ये संकल्प लीजिए, लड़के बचाइए, अपनी शक्ति पहचानिए। श्रुति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंदिरा जी, रजनी शर्मा जी हमारे बीच थी, उनको भी थैंक यू। और श्रुति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंदिरा जी, रजनी शर्मा जी हमारे बीच थी, उनको भी थैंक यू। और फातिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।